मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है मूल अधिकार। बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर है ये। मैं सुरेश संजाट। आज का टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों को समझाने के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता पड़ी। फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में ये बात मानवीय अधिकारों की घोषणा के लिए की गई थी। 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की सार्वलौकिक घोषणा की गई। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों को समझाने के लिए मूल अधिकारों का होना आवश्यक है। मूल अधिकारों की आवश्यकता और महत्व के निम्न बिंदुओं को देखा जा सकता है। नंबर 1, मूल अधिकार लोकतंत्र के आधार स्तंभ माने जाते हैं। वे उन परिस्थितियों का निर्माण करते हैं जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा का निर्मित और कार्यान्वित की जाती है। नंबर 2, मूल अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की तानाशाही स्थापित होने से रोकने के लिए नितांत आवश्यक होते हैं। तीसरा पॉइंट है, मूल अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करने के लिए बनाए गए हैं। इस प्रकार नागरिकों के मूल अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मापदंड और संरक्षण दोनों को प्रदान करते हैं। अब देखिए मूल अधिकार का अर्थ। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। व्यक्ति के इन अधिकारों को निम्न आधारों पर मूल अधिकार कहा जाता है। नंबर 1, व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए अधिकार बहुत आवश्यक होते हैं। नंबर 2, देश के लिए मूल अधिकार इसलिए प्रदान किए गए हैं कि देश की मूल विधि अर्थात संविधान में स्थान दिया जाता है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान किए जा सकें। अब आ जाइए भारतीय संविधान की मूल अधिकार, मुख्य मूल अधिकार। नंबर 1, समानता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के संविधान में मुख्य रूप से 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1979 में संपत्ति के मूल अधिकार को निकाल दिया गया और इसको संविधान के अनुच्छेद 300 क में एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। मूल अधिकारों को विस्तार से निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। नंबर 1, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में है। पहला, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। भारत के संविधान में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। कोई ऊंच नीच नहीं की जा सकती। 14 से 18 में ये व्यवस्था की है। अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर दिया जाएगा सभी व्यक्तियों को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का निषेध कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति ऊंच नीच का भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18, उपाधियों का निषेध कर दिया गया है।
केवल शिक्षा और सेना में ही उपाधियां प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत के संविधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1979 के द्वारा संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया, क्योंकि इससे बहुत बड़ा विवाद हो गया था। अब अनुच्छेद 19 1, 2, 3, 4, 5, 6 में ये व्यवस्था की गई है। नंबर 1, 19 1, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी भारत का नागरिक अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अब अपने कहीं पर भी जाकर के अपने विचार व्यक्त कर सकता है, अनुच्छेद 19 1 में। अनुच्छेद 19 2, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। कोई भी भारत का नागरिक जाकर के शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकता है। अनुच्छेद 19 3 में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति समुदाय बना सकता है, संघ बना सकता है, बिल्कुल स्वतंत्रता है, कोई रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद 19 4 में ये व्यवस्था की गई है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में भ्रमण कर सकता है। अनुच्छेद 19 5 में ये व्यवस्था की गई कि भारत का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी किसी भी राज्य में स्थायी निवास बना सकता है। पहले ये व्यवस्था थी, जम्मू और कश्मीर राज्य को धारा 370 के तहत ये मना किया गया था कि वहाँ स्थायी निवास नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अब धारा 370 हटने के बाद कोई भी व्यक्ति वहाँ पर स्थायी निवास बना सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 19 6 में ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपना व्यापार, वृत्ति, उपजीविका कर सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 20 में ये व्यवस्था की गई है कि अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपना अगर किसी प्रकार का अपराध नहीं है तो वो अपना वकील बचाव कर सकता है, वकील करके अपना बचाव कर सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया अनुच्छेद 21 में। ये एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे निरस्त हो जाते हैं संकट काल में, लेकिन ये एक ऐसा अनुच्छेद है जो कभी भी निरस्त नहीं होता है, संकट काल में भी जीवित रहता है। उसके बाद में है बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण प्राप्त कर सकता है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में ये व्यवस्था की गई है, यदि किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण बंदी बना लिया जाता है तो वो संरक्षण प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 19 से 22 में ये व्यवस्था की गई है। अब आता है तीसरा मूल अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में ये व्यवस्था की गई कि मनुष्य की क्रय विक्रय बेगार पर रोक लगाई दी गई। कोई भी व्यक्ति खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। अनुच्छेद 23 में मनुष्य का खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। अनुच्छेद 24 में ये व्यवस्था की गई कि बाल श्रम का निषेध किया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को जोखिम भरे कार्यों में या फैक्ट्रियों में काम पर नहीं लगाया जा सकता। अब आता है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। इसमें धर्म के बारे में विस्तार से बताया गया है। अनुच्छेद 25 में व्यवस्था की गई अंतःकरण की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतर आत्मा से अपनी बात को प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद आता है धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध कर सकता है। उसके बाद 27 में है धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन की अदायगी से छूट।
अर्थात इसमें टैक्स नहीं लगाया जाता है। जो धन आता है धार्मिक मामलों का, उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। उसके बाद राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है कि राजकीय जितने भी कॉलेज स्कूल हैं उनमें धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 28 में ये व्यवस्था की गई है। इसके बाद 5वां मूल अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक इसी प्रकार अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भारत के संविधान में मूल अधिकारों को विस्तार से बताया गया है और उसमें ये निश्चित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। और 6ठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की याचिकाएं दर्ज की जा सकती हैं, रिट्स जारी की जा सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिट्स जारी की गई हैं। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, नंबर 2 परमादेश याचिका, नंबर 3 प्रतिषेध याचिका, नंबर 4 उत्प्रेक्षण याचिका, नंबर 5 अधिकार परीक्षा याचिका। अब एक एक को विस्तार से समझाते हैं। नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का अर्थ होता है जब किसी व्यक्ति को बिना बताए बंदी बना लिया जाता है तो वह व्यक्ति वकील करके अपना बचाव कर सकता है। उस व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर अंदर नज़दीकी न्यायालय में पेश किया जाता है। दोष उसका है या नहीं इसका निश्चय न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। नंबर 2 परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। अपने से उच्च अधिकारी निम्न अधिकारी को यह आदेश देता है कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है। नंबर 3 प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है निषेध, अर्थात उच्च अधिकारी अपने से निम्न अधिकारी को ये आदेश देता है कि जो आप कार्य कर रहे हैं वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ होता है ऊपर की ओर प्रेषित करना। निम्न न्यायालय अपने से उच्च न्यायालय को केस ट्रांसफर किया जाता है तो इसको कहते हैं उत्प्रेषण याचिका। और नंबर 5 है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का अर्थ ये होता है जब कोई व्यक्ति बिना किसी योग्यता के पद धारण कर लेता है तो उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप किस आधार पर ये पद ग्रहण किया है, तो उसके विरुद्ध यह याचिका प्रस्तुत की जाती है।